अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की पहली और बड़ी खबर यह है कि पोप फ्रांसिस, ईसाई धर्म के ऐसे पादरी जो हमेशा सच के साथ खड़े रहते थे, ईसाई धर्म के ऐसे पादरी जिन्होंने हमेशा बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है उसको फटकार लगाने का काम किया है, जिसने अमेरिकी सरकार में बनने वाले नए नए राष्ट्रपतियों से बार बार ये कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है वो गलत है, उसको रोको, तुरंत प्रभाव से नेतन्याहू की जो रस्सी है वो टाइट होना चाहिए। पोप फ्रांसिस की खबर मैं आपको आज इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि दुनिया को छोड़कर ये जा चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि आज 21 अप्रैल है। कल 20 अप्रैल को इन्होंने 5:37 पर एक बार फिर से ये कहा था कि गाजा के अंदर तुरंत प्रभाव से सीज फायर होना चाहिए, यानी जंगबंदी होना चाहिए। 20 अप्रैल को इन्होंने ये बयान दिया था और आज यानी 21 अप्रैल को ये खबर आई है कि पोप फ्रांसिस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। हम इनके लिए दुआ करते हैं, RIP, रेस्ट इन पीस, ये शांति से रहें, जौन सी दुनिया में भी रहें। इनको पूरी तरह से इनके लिए सम्मान है दिल के अंदर। बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे, हमेशा से हमेशा तक सच का इन्होंने साथ दिया है। दोस्तों, पोप फ्रांसिस ने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू और अरबी देशों के हुक्मरानों तक को बार बार फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द गाजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर शांति बहाल होना चाहिए। तो ये पोप फ्रांसिस की आज की लेटेस्ट खबर थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके आगे की जो रिपोर्ट है हमारे भाई अशोक कुमार पांडे बताएंगे। गाजा, इजराइल, लेबनान, अमेरिका, ईरान और यमन में जो कुछ भी हो रहा है बारीकी से इन्होंने रिसर्च की और एक रिपोर्ट बनाई है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। तो इनकी रिपोर्ट को ध्यान से देखना और ये मंथन करना कि आखिर मिडिल ईस्ट के अंदर चल क्या रहा है। तो शुरू करते हैं अशोक कुमार पांडे की ये रिपोर्ट। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज खबरों से पहले एक वीडियो, ये बच्ची है, गजा की बच्ची है। इससे पूछा गया कि तुम्हें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए और इसने कहा रोटी, खाना। नॉर्वे में एक प्रोग्राम चल रहा था, गजा में जो कुछ चल रहा है उसके समर्थन में। एक नॉर्वेजियन लड़की थी, बोलते बोलते रो पड़ी, उसकी आंखें भर आई। और इसके साथ साथ ये वाला वीडियो आप देखिए, दो वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। बाईं तरफ गजा में भागती हुई एक औरत है, एक मां है, और दूसरी तरफ जेद्दा का सीन है, सऊदी अरब के जेद्दा का सीन है। क्या सीन है बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए। एक तरफ जहां फलस्तीनी अपनी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर देख रहे हैं, वहीं बाकी अरब मुल्क अपनी मौज मस्ती से ऐसे लगे हुए हैं जैसे बगल में कुछ हो ही नहीं रहा है। बीच बीच में बयान आ जाता है। आपको याद होगा, अल अक्सा मस्जिद के अंदर इस बार घुस आए थे ज्यूज और इन लोगों ने वहां पर काफी तमाशा किया था। यहां तक कि बयान जारी किया था कि एक दिन हम अल अक्सा मस्जिद को बम से उड़ा देंगे। पूरे अरब वर्ल्ड में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ, केवल सऊदी अरबिया का एक बयान मुझे दिखाई दिया जिसमें इसकी मजम्मत की गई है, इसकी मलामत की गई है। इस मलामत और मजम्मत से क्या होना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हकीकत यह है कि कल को अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर अल अक्सा को भी उड़ा दें तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, सब अपना अपना फायदा देखते रहेंगे। ऐसे में हमास के पास जो भी ताकत है उस ताकत से अपनी जंग जारी रखने के अलावा और क्या तरीका है। जाहिर तौर पर उसके पास इतने हथियार नहीं हैं जितने इजराइल के पास हैं, लेकिन एक चीज है जिसको कहते हैं कमिटमेंट। अभी परसों पहला एम्बुश किया, अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं पहला बड़ा एम्बुश किया अल कासम ने, जो हमास की आर्मी है। और इस एम्बुश में एक सीनियर ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल का एक ऑफिसर इजराइल का मारा गया। यह तो इजराइल ने कंफर्म की है, वहां के अखबार की खबर है कि अनुमति मिल गई है, ऑर्डर मिल गया है, IDF की तरफ से ऑर्डर मिल गया है कि ठीक है ये वाला पब्लिश कर लो। असल में कितने लोग मारे गए हैं कोई नहीं जानता। यह जरूर है कि कई मरकावा टैंकों के उड़ाए जाने की खबर मिली है। अब हमास जो लड़ाई लड़ रहा है वो पूरी तरह से गुर्रिल्ला टेक्निक से लड़ रहा है। जहां तक लड़ाई खत्म करने की बात है, बहुत सीधी सी बात है कि नेतन्याहू लड़ाई खत्म करने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमास का बयान आया था, बिल्कुल क्लियर बयान आया था कि हम सारे के सारे होस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार हैं।
हम सबको एक बार में रिहा करने के लिए तैयार हैं, शर्त बस इतनी है कि आपको जंग पूरी तरह से रोकनी होगी। और नेतन्याहू कह रहा है कि एक बार में सारे होस्टेजेस को छुड़ाकर हम जंग नहीं रोकेंगे, जंग हम किसी हाल में नहीं रोकेंगे। तो जब तुम जंग रोकोगे ही नहीं तो जंगबंदी का कोई समझौता कैसे हो सकता है, किस तरह से कोई सीज फायर हो सकता है जब जंग रुकेगी ही नहीं। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है, आज स्मॉरिच का बयान है कि होस्टेजेस को छुड़ाना हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है, वरना 56% इजरायली अब यह खुल के कह रहे हैं कि होस्टेज डील हो जानी चाहिए। हमास ने यहां तक कहा कि आप डील कर लो, हम नए हथियार डेवलप नहीं करेंगे, यह वादा करते हैं। और साथ में यह वादा भी करते हैं कि नई टनल्स हम नहीं बनाएंगे। अब इससे ज्यादा हमास क्या कर सकता है? होस्टेज छोड़ने को तैयार है, नए हथियार नहीं बनाएगा इसका वादा करने को तैयार है, नए टनल नहीं बनाएगा इसका वादा करने को तैयार है। अब तो पूरे के पूरे गजा को दोबारा से बनाना उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन इन सबके बावजूद नेतन्याहू का कहना है कि वो जंग नहीं रोकेंगे। जंग रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जंग रोकते ही कुर्सी चली जाएगी। जंग नहीं रोकना है क्योंकि जंग रोकते ही हथियारों की जो तिजारत होती है वो तिजारत रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। जो कमीशन बड़ा बड़ा आता है, कतर गेट का जो केस उनके ऊपर चल रहा है कि कतर से पैसा आया और जाने कहां कहां से पैसा आया है, वो सारी जांचें तेज हो जाएंगी, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो जंग को आखिरी दम तक जारी रखना चाहते हैं। तो हमास को क्या करना चाहिए? हमास को कहना चाहिए कि लीजिए, हम लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, आइए हम सबको मार दीजिए और उसके बाद गजा में जो लोग बचे हैं उन सब लोगों को किसी और मुल्क में भेज दीजिए सड़ने के लिए, और गजा को कब्जे में लेकर यहां पर रिविएरा बनाइए, यहां पर अय्याशी करिए। क्या ये हमास कहेगा तब दुनिया उसके साथ खड़ी होगी? ये तो कोई कह ही नहीं सकता है। हमास अगर ये कह देता है कि ठीक है हम छोड़ के चले जाते हैं तो नेतन्याहू बहुत खुश होगा। $2 बिलियन देने की बात थी, पिछली बार में $20 बिलियन कह गया था। $2 बिलियन देने की बात थी कि 300 लोगों के बीच $2 बिलियन बांट दिया जाएगा, आप लोग छोड़ के चले जाओ। लेकिन हमास ने मना कर दिया। उनकी जमीन है, वो उनकी जमीन है, हजारों सालों से उस जमीन पर पले हैं। जमीन का बड़ा हिस्सा छीन लिया गया है, एक छोटा सा टुकड़ा गजा में और वेस्ट बैंक में बचा हुआ है। वो अगर उसको भी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर अपनी जमीन पर लौटने का ख्वाब कभी नहीं देख पाएंगे। कैसे आप किसी को भी उनकी जमीन छोड़ने को कह सकते हो? कैसे कह सकते हो कि सब लोग छोड़ के चले जाओ? और क्या गारंटी है कि उनके जाने के बाद गजा में जो लोग बचे हैं, जो निहत्थे हो जाएंगे, जिनके पास रेजिस्टेंस का कोई तरीका नहीं रह जाएगा, उन सबको बाहर नहीं किया जाएगा? बिल्कुल गारंटी इसकी कोई दे ही नहीं सकता है। जितनी बार वायदे किए गए, जितनी बार सीज फायर के समझौते हुए, सब तो तोड़े गए हैं। फिर किस बात पर भरोसा करे हमास? इसीलिए हमास अब नई आर्मी भर्ती करने पर लगा हुआ है। इजराइल के अखबार बता रहे हैं कि 30,000 के आसपास नई आर्मी हमास के पास आई है। जाहिर तौर पर आप गजा के लड़कों के बारे में सोचिए, जो दिन रात इजराइल के बम देख रहे हैं, जो दिन रात ये देख रहे हैं कि सारे लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों, औरतों, शहरियों को आराम से जब चाहें तब मार दे रहे हैं। कौन मानेगा कि कोई एक पूरा शहर ऐसा होगा जिसके हर घर में एक आतंकवादी छिपा होगा? लेकिन पूरे के पूरे रफा को तबाह कर दिया गया। एक घर रफा में बचा नहीं है। बाइडेन ने वादा किया था कि रफा में तबाही नहीं होने दिया जाएगा, केवल लिमिटेड वार होगा। लेकिन उस लिमिटेड वार के बाद जो तस्वीरें आई वो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे रफा को तबाह कर दिया गया। अब जिन बच्चों के इन घरों को तबाह कर दिया गया है, उनके पास बचा क्या है? ना पढ़ने का मौका है, ना करियर बनाने का मौका है, ना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी जीने का तरीका है। तो फिर ये क्या करेंगे? इनके पास एक ही तरीका है कि रेजिस्टेंस में शामिल हो। जब तक आप इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे, हमास जैसी जो तंजीमें हैं उनको मजबूत करते रहेंगे। और हकीकत तो यही है कि फ़लस्तीनियों ने यासर अराफात के वक्त में जब हथियार छोड़ने की बात की थी तो अपने सारे वादे तोड़े थे इजराइल ने, और जो कुछ किया था वो सब आप जानते हैं। वही वजह है कि हमास जैसी तंजीम पैदा होती है। तो फिलहाल जंग रुकने की कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। जंग चल ही कहां रही है? जंग नहीं चल रही है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड चल रहा है जो इजराइल कर रहा है। आप एग्जाम्पल देखिए, 15 मेडिक्स को मार दिया गया। ऐसे लोग जो मेडिकल की इमरजेंसी सर्विसेज में थे, अपनी गाड़ी से, एम्बुलेंस से जा रहे थे। बाकायदा वीडियो आई कि उस समय उसके ऊपर जो लाल बत्ती है वो भी जल रही थी। बहुत क्लियर था कि इसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मेडिक्स हैं, जो मेडिकल सहायता देने लोगों को जा रहे हैं। निशाना लगा के 15 लोगों को मार दिया गया। उसके बाद जांच भी आईडीएफ ने ही की।
और चूंकि वीडियो सामने आ गए थे इसलिए इतना तो इनको कहना पड़ा कि हां हमने मारा था। लेकिन उसके लिए क्या कहा गया? उसके लिए कहा गया ये टेक्निकल इशू था, प्रोफेशनल फेल्योर था और इसीलिए एक बंदे को सस्पेंड करने के अलावा कोई और सजा नहीं दी गई। आईडीएफ ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह उनकी पॉलिसी की गलती है। जाने कितने मेडिक्स को वो मार चुके हैं, कितने एनजीओ वालों को मार चुके हैं, कितने पत्रकारों को मार चुके हैं। एक पत्रकार फोटो जर्नलिस्ट वहां की थी जिनका इंटरनेशनल फेस्टिवल में जिनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाने वाली थी जिस दिन यह खबर आई, अगले ही दिन बल्कि उसी दिन रात को उनको उनके पूरे परिवार के साथ खत्म कर दिया गया। इतनी ज्यादा इमोरल, इतनी ज्यादा शैतानी मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कहीं की कोई आर्मी हमने देखी है। और जिनको लगता है यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है वो ये जान लें कि ईसाइयों का परसिक्यूशन भी वहां लगातार होता रहा है। ईसाइयों ने अभी जब ईस्टर का त्यौहार मनाना अपना चाहा तो भी उनको परेशान किया गया। उसके बरक्स आप देख लीजिए कि गजा के इलाके में रहने वाले, फ़लस्तीन के इलाके में रहने वाले ईसाइयों ने कितने खूबसूरत तरीके से अपना त्यौहार मनाया। ये एक पुरानी खबर है जिसमें आप देख पा रहे हैं वहां से अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं जहां क्रिश्चियंस के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर यहूदी थूकने का काम करते हैं। ये पुरानी खबर है जिसमें एक रब्बाई कहता है कि ईसाइयों के ऊपर थूकना तो एक पुराना कस्टम है। यहूदियों का पूरा इतिहास देख लीजिए। इंग्लैंड से उनको 12वीं सदी में निकाला गया, पुर्तगाल से निकाला गया, फ्रांस में निकाला गया, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। और अगर ये सब हुआ तो उसकी वजह क्या थी उसको भी देखना चाहिए। और जो कुछ हुआ यूरोप में हुआ, लेकिन बदला लिया जा रहा है फ़लस्तीनियों से। उनके दिमाग में अब तक ईसाइयों के लिए उतना ही जहर भरा हुआ है। एक वक्त था कि ईसाइयों और यहूदियों के बीच में सबसे तीखा संघर्ष था। जर्मनी में प्लेग आया, यहूदियों को जिम्मेदार बताकर जला दिया गया था, उनके घर जला दिए गए थे। जर्मनी का जो बड़ा एक आप कह सकते हैं कि धर्मगुरु था मार्टिन लूथर, उसने तो बाकायदा अपनी किताब में इन लोगों का घर जलाने वगैरह की बात लिखी थी। और जब हिटलर आया तो उसने वही सब करके दिखा दिया। लेकिन दुश्मनी निभाई जा रही है फ़लस्तीनियों से, क्योंकि यूरोप से दुश्मनी निभाना आसान नहीं है इनके लिए, उसकी तो मदद चाहिए। आखिर बर्तानिया और अमेरिका की वजह से ही फ़लस्तीन की ज़मीन पर यह कब्जा कर पाए। लेकिन ईसाइयों के लिए इनके मन में कोई इज्जत हो ये तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वरना एक रब्बाई ये कैसे कह पाता कि ईसाइयों पर थूकना हमारी परंपरा है? कौन सा ऐसा धर्म होगा जिस धर्म में दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर थूकना एक परंपरा होगा? लेकिन यूरोप के तमाम ईसाई देशों को यह सब दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है तो सिर्फ वो पैसा, वो पावर जो इजराइल की मदद से उनको लगातार मिलता रहता है। आखिर आप सोचिए ना, मुसलमानों को कट्टरपंथी कहा जाता है और ये जो रब्बाई हैं, जो कट्टरपंथी यहूदी हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। इनके मुल्क को डेमोक्रेसी कहा जाता है। ईरान को मुस्लिम मुल्क कहा जाता है, लेकिन इनके मुल्क को डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये तस्वीर देखिए आप, मतलब मुसलमान अगर दाढ़ी रखे तो वो कट्टरपंथी है, लेकिन यहूदी अगर दाढ़ी रखे तो वो अपना धर्म निभा रहा है। अगर यहूदी औरत ना अपना सर ढके तो वो धर्म का पालन है, लेकिन एक मुसलमान औरत बुर्का पहन ले तो वो कट्टरपंथ है। अगर यहूदी अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करें या जमीन पर कब्जा लगातार करते चले जाएं तो वो हीरो हैं, लेकिन अगर फ़लस्तीनी अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ें तो वो विलन है। ये थ्योरी कहां से बनती है? और ये वही थ्योरी है, ये वही सारी चीजें हैं जो यूरोप और पश्चिमी मीडिया लगातार सारी दुनिया में फीड कर रहा है, जिसका असर ये हुआ है कि हमारे देश के भी कुछ अंधभक्त, कुछ गोबर भक्त जो हैं, उनको लगता है कि इजराइल सही है और वो इजराइल के साथ स्टैंड विद इजराइल दिन रात करते रहते हैं। तो दोस्तों, अशोक कुमार पांडे की रिपोर्ट आपने देख ली। आपको देखकर बहुत कुछ जानने को मिला होगा और इसी के साथ साथ मैं कुछ जानकारी इसमें ऐड कर दूं। आप लोग जानते हैं कि हॉलीवुड के ऐसे बहुत कम एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार हैं। ज़्यादातर लोग इस मुद्दे पर बोलने से बचते हैं, फिलिस्तीन और इजराइल के मसले पर। लेकिन एक ऐसी ही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और बार बार फिलिस्तीन के लोगों के लिए, उनके हक के लिए समाज को ये संदेश दिया कि फिलिस्तीन में तुरंत प्रभाव से सीज फायर होना चाहिए, यानी जंग बंद होना चाहिए। यह साइड में आप मेरे खबर देख सकते हैं। ग्लोबल न्यूज़ ने इस खबर को साझा करते हुए बताया है, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, गाजा हैज बिकम द मास ग्रेव फॉर पैलेस्टाइनियन एंड दोज हेल्पिंग देम। इन्होंने कहा है कि गाजा का जो क्षेत्र है वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक यार्ड बन चुका है, एक मैदान बन चुका है, जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं होती हैं।
इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो लोग उनकी मदद करने के लिए जाते हैं उनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस एंजेलिना जोली बार बार इस बात को कह रही हैं, सरकार से भी बोल रही हैं और दुनिया के अंदर जो सो कॉल्ड हुक्मरान अपने आप को ये कहते हैं कि हम किसी एक विशेष समुदाय के खलीफा हैं, उनको फटकार लगाने का काम कर रही हैं और ये कह रही हैं कि गाज़ा और फ़लस्तीन के अंदर तुरंत प्रभाव से सीज फायर होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको जो कुछ भी महसूस हुआ हो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।